गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता जीव विज्ञान। बच्चों, अब तक हमने आपको जो पढ़ाया वो भ्रूण के विकास के संदर्भ में था, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट था। अब हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भ्रूण कोश के विकास के बारे में समझेंगे, जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों ही एम्ब्रियो सैक के अंदर ही पाए जाते हैं, परंतु भ्रूण का विकास सिंगैमी के फलस्वरूप होता है, जबकि भ्रूणपोष का विकास ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसमेकन के फलस्वरूप होता है। तो इसी को हम लोग आगे समझेंगे कि भ्रूणपोष का विकास त्रिसमेकन के पश्चात बने भ्रूणपोष केंद्रक अर्थात एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से होता है, जो त्रिगुणित होता है अर्थात ट्रिप्लॉइड होता है। भ्रूणपोष बीज का मुख्य भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक होता है, जिसमें संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण के विकास तथा बीज के अंकुरण के समय काम आता है। आवृतबीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष निम्न 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि केंद्रकीय भ्रूणपोष, जिनको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष, जिसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। हेलोवियल भ्रूणपोष, जिसको हम हेलोवियल एंडोस्पर्म कहते हैं। अब क्रमशः हम लोग एक एक को पढ़ेंगे। पहले हम केंद्रकीय भ्रूणपोष अर्थात न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में जानेंगे। इस प्रकार के भ्रूणपोष के विकास में भ्रूणपोष केंद्रक बिना भित्ति के निर्माण के, मतलब विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ये बारंबार विभाजित होते हैं और बहुत से केंद्रक बनाते हैं जो स्वतंत्र रूप से उसके अंदर पाए जाते हैं। ये सभी स्वतंत्र केंद्रक भ्रूण के भीतर परिधि की तरफ अर्थात किनारे की तरफ अपने को व्यवस्थित कर लेते हैं अर्थात विन्यासित हो जाते हैं। भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रिका या केंद्रीय रिक्तिका, एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है, जो बाद में समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस स्थान को बहुत सारे केंद्रक इकट्ठा होकर के भर लेते हैं, जो बाद में पुनः कोशिका का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार का भ्रूणपोष प्रायः पॉलीपेटली वर्ग के पादपों में पाया जाता है। अब आप बताएं, पॉलीपेटली का मतलब ऐसे पादप जिनमें पेटल्स फ्री होते हैं, जैसे कि गुड़हल का है, जहाँ पेटल्स का मतलब आप समझिए सेपल्स, पेटल्स, याद करिए कुछ, दलपुंज। तो दल जो है वो स्वतंत्र होते हैं। तो इस समूह के जितने पौधे हैं उनमें ये प्रायः पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कैप्सुला। अब इसको चित्र से समझिए कि ये एक एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश है, जिसके अंतर्गत जाइगोट, एंटीपोडल्स और ये बीच में जो है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म सेल्स है, यहाँ देखिए, और ये त्रिगुणित अवस्था में है। यही हम आगे जा कर के जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो त्रिगुणित है, वो उसका केंद्रक बारंबार विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण करता है। ये सारे केंद्रक फिर अपने आप को इस भ्रूणकोश के भीतर अपने आप को परिधि की तरफ व्यवस्थित कर लेते हैं, अर्थात पेरीफेरी की तरफ व्यवस्थित कर लेते हैं, जिससे कि इनके बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल या रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। परंतु बाद में ये रिक्तिका पुनः भर जाती है, क्योंकि इसका स्थान ये केंद्रक सहित अन्य कोशिकाएं इसको घेर लेती हैं या ग्रहण कर लेती हैं। बच्चों, अब हम आपको बता दें कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण आप अपने जीवन में देखे होंगे, नारियल में जो कच्चा होता है तो उसमें पानी भरा होता है। वास्तव में नारियल के अंदर जो पाया जाने वाला पानी है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जो द्रव के रूप में या लिक्विड के रूप में इसमें पाया जाता है। और जैसे जैसे वो बीज उसका मैच्योर होता है, ये एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष वो अपने आप को और सॉलिडिफाई करता है, अर्थात वो ठोस अवस्था में गरी, जिसे तुम कहते हो, उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से अगर एक कच्चे नारियल में देखें तो उसमें दोनों पाया जाता है,
अर्थात द्रव के रूप में पाए जाने वाला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और ठोस के रूप में पाए जाने वाला गरी। तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जिसको आप समझ सकते हैं। इसके उपरांत अब हम दूसरे तरह का जो भ्रूणपोष है उसके बारे में समझेंगे, जिसको हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, अर्थात इसमें जितनी बार केंद्रक विभाजित होगा उतनी बार सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार का भ्रूणपोष प्रायः गैमोपेटली वर्ग के पादपों में पाया जाता है। गैमोपेटली मतलब जिनमें पेटल्स आपस में जुड़े हों। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, धतूरा सोलेनेसी फैमिली का एक सदस्य है धतूरा। ऐसे कनेर एपोसाइनेसी का, तो जिसमें जो है पेटल्स आपस में जुड़े होते हों, फ्री नहीं होते, उनको हम गैमोपेटली कहते हैं। इस वर्ग के पौधों में ऐसा पाया जाता है। यहाँ मैंने उदाहरण लिखा है विलेरिया। इसमें देखिए चित्र के माध्यम से ये उसका चित्र है। ये जो है एंडोस्पर्म प्रॉपर है, आप देख रहे हैं। बराबर जो है जितनी बार विभाजन हुआ उतने बार सेल वॉल का निर्माण हुआ। ये केंद्रक है, उनके चारों तरफ कोशिका भित्ति है। ऐसे बहुकेंद्रकी नहीं बल्कि बहुकोशिकीय एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है और ये इसका जो है भ्रूण है जिसको हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। ऐसा इसी तरह से जो तीसरे प्रकार का भ्रूणपोष है जिसको हम हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं, यह उपरोक्त दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था होती है, अर्थात इसमें सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, समझिए। यह उपरोक्त दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। जब पहले बार जो भ्रूणपोष केंद्रक है अर्थात एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है या एंडोस्पर्म सेल है जो त्रिगुणित है पहला, वो उसमें जो पहला विभाजन होगा तो उसमें सेल वॉल बन जाएगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। बाद में दोनों भागों में केंद्रक विभाजित होता रहता है परंतु भित्ति का निर्माण नहीं होता। उसके बाद चाहे जितनी बार विभाजन होगा वो केंद्रक ही विभाजित होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका उदाहरण जो है एरिमुरस नामक पौधा है, और भी उदाहरण आप अपनी बुक से खोज लेंगे। इसको यहाँ चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए ये जो है ये कह सकते हैं आप एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है या एंडोस्पर्म सेल है। ये त्रिगुणित अवस्था में है। यहाँ इसका केंद्रक है, इसमें विभाजन होता है, पहला विभाजन 1 से 2 केंद्रक का निर्माण होता है, साथ ही इसमें कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। देखिए ये केवल एक। इसके बाद जितनी बार केंद्रक विभाजित होगा, जैसे यह देखिए 1 से 2 हुआ, ये भी 1 से 2 हुआ, लेकिन कहीं कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ, केवल वही कोशिका भित्ति मौजूद है जो पहली बार हुआ था। उसके बाद 2 से 4 केंद्रक इसमें, फिर यहाँ भी 2 से 4 केंद्रक, ऐसे 4 से 8, फिर यहाँ भी 4 से 8, ऐसे बारंबार विभाजित होकर के बहुकेंद्र की संरचना बन जाती है। लेकिन दोनों तरफ के केंद्रक बिल्कुल फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की भांति किनारे की तरफ अवस्थित हो जाते हैं या व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ, इसी तरह से नीचे वाले भाग में भी ऐसे हैं। तो यह जो है प्रकार है एंडोस्पर्म का, इसको हम हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। बच्चों अब इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।